बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की सेमिनार एंड सिंपोजियम कमेटी और लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से हम खुशामदीद तमाम दोस्तों को करते हैं। देखिए ये जो बार वोकेशनल कोर्स का हमने मामला शुरू किया हुआ है, इसके अंदर किताबें और लेक्चर्स वगैरह तो अपनी जगह पे, लेकिन थ्रू आउट हम आपको बार बार ये कहते हैं कि वकालत सिर्फ करने से आती है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, प्रैक्टिकल लेक्चर और खड़े होके बुलवाना। आपका जहन इस लेवल के ऊपर चलता है कि जो आप सिर्फ किताब पढ़ के या लेक्चर के नोट्स लेने से नहीं होगा, आपका अपना जहन उस चीज के ऊपर चल रहा होता है, तो उसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर ट्रेनिंग करते हुए मैंने किसी को देखा है, वो हमारे भाई मिकदाद मेहदी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड अब्यूज के मामला के ऊपर इनकी मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, पीसी के अंदर या वारी के अंदर बीच में सेटअप थी। वहां पे जिस लेवल पे जिस अंदाज में ये पढ़ाते रहे, मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान में भी इस तरीके से होती है। मैं खुद एक बैरिस्टर हूं और बार की ट्रेनिंग मैंने बाहर से इंग्लैंड से हासिल की हुई है। वहां पे जिस लेवल के ऊपर किया जाता है, और वो उस अंदाज की ट्रेनिंग नहीं कि वो कि बर्गर अंदाज के अंदर के जी वकालत करनी से खा नहीं रहे। ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली किस तरीके से वकालत करते हैं, वो अगर मैंने किसी को करते हुए देखा तो मिकदाद मेहदी साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को करते हुए देखा, तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमने ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमने रिक्वेस्ट की और ये कल कराची के अंदर थे। कराची के अंदर कराची के पुलिस वालों को ये लेक्चर देने के लिए और वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इनको सिंध में बुलवाया हुआ था, और पंजाब बार काउंसिल की इनविटेशन के ऊपर ये कल रात को ही यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लेक्चर देने के लिए, यहाँ पे लेक्चर नहीं ट्रेनिंग करवाने के लिए आए हैं कि जो आपको हमने बताया बार वोकेशनल कोर्स की सारी थ्योरी और सारे का सारा मामला ये है कि वो चीज आपको सिखाई जाए जो आपकी वकालत की इब्तिदा के अंदर आपके लिए लवाजमात में हो, और जिस नौयत के मुकदमे आपको शुरू में बहुत मिलते हैं। हाँ, हमने मर्डर अपील्स वगैरह भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी काम वगैरह किया, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 22 से 22B उस पर भी अभी हमने आपको लेक्चर दे के हटे। और दूसरा काम जो आपको फौजदारी की साइड पे मिलेगा 489F का, चेक्स के मामलात के ऊपर, चेक्स के डिसऑनर के मामलात के ऊपर। तो हमने मिकदाद साहब से रिक्वेस्ट की कि ये मेहरबानी करके हमें ट्रेन 489F के ऊपर करवाएं, जैसे कि पहले भी आपसे बहस करवाते हैं, आज फिर उस तरीके से करवाएंगे। हमारी खुशकिस्मती हमारे दरमियान मिकदाद साहब मौजूद है। नाउ ओवर टू मिकदाद मेहदी साहब, वो हमें आज करना क्या है और किस तरीके से करना है उस पर गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच जी। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ पंजाब बार काउंसिल की दोनों कमेटीज़ का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है आपके साथ इंटरेक्ट करने का। अदरवाइज़ मैं तो एक स्टूडेंट हूँ लॉ का, एक छोटा सा। कोशिश करते रहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में शमूलियत इख्तियार करने की। रिसेंटली अभी हमारे सेशंस चल रहे थे पुलिस अकेडमीज़ के अंदर। मेरा लास्ट वीक जो था वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग थी पूरी जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। पुलिस आईओज़ के साथ लाहौर के सारे शामिल थे, गुजरांवाला में थी। इस तरह से वो हमारा सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम सैयद मिकदाद मेहदी है। मेरा इस वक्त जो पोर्टफोलियो है वो ये है कि मैं इस वक्त अमेरिकन बार एसोसिएशन के साथ एज ए नेशनल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हम मुख्तलिफ जुडिशल अकेडमीज़ के अंदर पूरे पाकिस्तान की फेडरल जुडिशल अकेडमी, केपी जुडिशल अकेडमी सिंध और पंजाब के अंदर, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और बार काउंसिल्स के साथ कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाता। तो फिर जैसे सर अहमद पर्सनली कोई काविश उनकी होती है और उनकी कंट्रीब्यूशन से हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं लॉयर्स के लिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा मसला है यहाँ पे, लर्निंग ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इस किस्म की चीज़ों को, वो बर्डन समझते हैं या क्या और मसाइल हैं। खैर, ये इतनी ज़्यादा खुशी की बात है, ये जो हमारा आज का सिलसिला शुरू हो गया है पंजाब बार के अंदर, और पंजाब बार इसमें लीड कर रहा है। मैं सिंध जुडिशल अकेडमी में भी रहा और सिंध जुडिशल अकेडमी के साथ साथ सिंध बार काउंसिल के साथ भी इंटरेक्शन होता रहा, और वो बड़ी देर से ये प्लान कर रहे थे। केपी जुडिशल अकेडमी में मैंने पर्सनली देखा कि वो हर साल 1 से 2 कोर्स लॉयर्स के लिए अरेंज करते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। इस तरह से कम्प्रीहेंसिव जो डिज़ाइन किया गया है, मैं इस पर आप जो पंजाब बार काउंसिल की लीडरशिप को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों को ये मौका मिला। ये हमारे पास मौका नहीं था जब आज से 15-16 साल पहले हम आए, तो आए हमारे सीनियर के हमारे पास सीखने के लिए ऐसा कोई वो जगह या ऐसा कोई मौका मौजूद नहीं था। खैर, वक्त के साथ साथ
ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, जैसे हमारी लीडरशिप है अहमद फ़यूम साहब, ये हमें गाइड भी करते हैं, लीड भी करते हैं, मामलात में सपोर्ट भी करते हैं। और इनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा है, मैं जैसे ये अभी बता रहे हैं, हमने पीसी में एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज किए, तो ये सुबह भी चक्कर लगाते थे, दोपहर में भी चक्कर लगाते थे और शाम में भी चक्कर लगाते थे। तो इनकी सुपरविजन और इनकी जो हौसला अफजाई थी, उसकी वजह से बड़ा मोराल जो है वो बूस्ट होता है और हाई होता था। तो इसी तरह आज इन्होंने मुझे फोर्स किया कि आपने लाजमी आना। मैं समझ रहा था कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं, मैं सर आप सीनियर्स इतने मौजूद हैं, इतने लेक्चर्स आप ले चुके हैं, इतनी चीज़ें आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा जी आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। खैर मैं देखता रहा, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इनका फेसबुक फॉलो करता हूँ। आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक चीज़ें जो है वो यहाँ पर सेशन लिए, आपने इंटरनेशनल लॉ से मुतालिक लिए, आपने जो है हमारे म्यूनसिपल लॉज उनके मुतालिक जो प्रैक्टिकल जिनकी ज़रूरत पड़ती है, अभी जो लेक्चर आपका चल रहा था 22 से 22 के ऊपर, ये सारी चीज़ें से आप गो थ्रू हो चुके हैं। आज हम जो कोशिश करेंगे कि 489F को प्रैक्टिकली एक जुर्म है जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है 489F, आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे एज अ कंप्लेनेंट साइड, एज अ जो है डिफेंस साइड और बीइंग अ जज आप कैसे उस पर जो है वो आपने जो भी लर्निंग अब तक हुई है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम अपना फीडबैक भी देंगे आपको और कोशिश करेंगे कि हम दो तरफा प्रोसेस से सीखने की कोशिश करें और सिखाने की कोशिश करें। तो ये आज का जो हमारा वो टॉपिक होगा। हमें जो टाइम दिया गया है वो 1 बजे तक है। हम कोशिश करेंगे किसी के टाइम के अंदर रहकर जो है वो अपना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करें। तो हम फॉर द टाइम बिंग 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। 2 ग्रुप्स जो है वो फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरा ख्याल है ये ग्रुप तो पूरा है, ये ग्रुप अगर आधा इधर चला जाए आधा इधर चला जाए तो हम जो है वो इस मूड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब करना क्या है कि एक ग्रुप जो होगा उसको हम एक कंप्लेंट देंगे और जो एक दूसरा ग्रुप होगा बी ग्रुप ए और ग्रुप बी, और फर्दर वो 3 ग्रुप्स में आपस में डिवाइड होंगे, ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक जो कंप्लेनेंट साइड पे जाना चाहता है वो उधर चला जाए, जो डिफेंस साइड पे जाना चाहता है वो उधर चला जाए, और जो एडजुडिकेट करना चाहता है बीइंग अ जज वो साइड पे चला जाए। अपनी चॉइस है आप लोगों की, ठीक है। अगर आप खुद ही कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आके करवा दूंगा 1 2 3 के जरिए से या किसी और तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है और फिर जो है वो प्रपोजिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो केस दिया जाएगा, आपको जाहिर प्रोसेस अब तक समझ आ चुका है कि आप कब कंप्लेंट में जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने और कब FIR दर्ज करवाते हैं। 22 से 22 की बी के जरिए से आप कब कितनी कोशिश कर सकते हैं FIR दर्ज करवाने की। अगर नहीं होती तो आपके पास जो रेमेडी मौजूद होती है वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आप गो थ्रू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यही आज इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक साइड पे FIR और एक साइड पर कंप्लेंट है, ठीक है। अली रजा शेख हैं मेरे जो है वो सीनियर हमारे ऑफिस में एसोसिएट हैं और तकरीबन 6-7 साल से प्रैक्टिस में भी हैं। ये भी आपकी मदद करते रहेंगे हमारे साथ। आज इस सेशन में सपोर्ट भी करेंगे। अली ने सारा ये जो इसकी लॉजिस्टिक्स थी वो प्रिपेयर की हैं। तो अली प्लीज़ सर, अगर आप बैठ के आपको करना पड़ेगा। आप इनसे बेल आर्ग्यू करवा रहे हैं कि आप आज क्या करवाएंगे? अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये पूरा एक किस्म का ट्रायल है, लेकिन चूंकि टाइम हमारे पास कम है, आपने मूड्स ऑब्वियसली लॉ कॉलेज या लॉ स्कूल्स में भी किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मोस्टली वहाँ पर हाई कोर्ट के लेवल के मूड्स करवाए जाते हैं, एक डिसाइडेड केस के ऊपर जो है वो मूड्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक कंप्लेंट है, आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, ठीक है। आपके पास एक FIR है, FIR लॉन्च हो गई और उसका चालान सबमिट हो गया। ये प्रोसेस आप कर चुके हैं। जो कोर्ट होगी वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्विकली जो है वो करने के बाद अपना ट्रायल प्रोसीड करेगी, ठीक है। कॉपी सप्लाई हो चुकी हैं, सपोज हम कर लेते हैं कॉपी सप्लाई। अब आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं, आपके पास जजमेंट्स भी कुछ मौजूद होंगे। आपने खुद से ढूंढना है कि कौन सी आपकी जजमेंट आपके वर्जन को जो है वो सपोर्ट कर रही है। मे बी वो डिफेंस वाली साइड की हो और मे बी वो कंप्लेंट साइड की हो, ठीक है। आपने वो भी ढूंढनी है। उसके लिए हम आपको कुछ जजमेंट्स भी देंगे, आपने खुद उसमें से तलाश करनी है कि कौन सी मेरे वर्जन को सपोर्ट कर रही है। समझ आ रही है इस बात की? तो ये आपने जो है वो प्रोसेस अडॉप्ट करना है और आपने फाइनल आर्गूमेंट्स करने हैं। और करना किस पे है, तैयार आपने ग्रुप वर्क करना है। चूंकि तो आपका जो तमाम ग्रुप वर्क है वो एक चार्ट पेपर के ऊपर, चार्ट पेपर अवेलेबल आपने कागज पे चलें वो जो है
हम उस पर कर सकते हैं, कागज़ के ऊपर कर सकते हैं। आप FIR के कंटेंट्स देखें, आप उस पर जो है रेलिवेंट सेक्शंस देखें, आप जो आपकी रेलिवेंट जजमेंट्स बनती हैं उस जो स्पोर्ट में यूज़ करना चाहते हैं, और जो आपके फैक्ट्स हैं उनको देखकर आप इसको आर्ग्यू करेंगे। ठीक है, ये 5-6 चीज़ें आपने इन राइटिंग में निकाल लेनी है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर और भी हम कोशिश करेंगे। एक एप्लीकेशन होती है, मोस्टली हम ट्रायल के दौरान देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिनिस्ट्रियल ट्रायल है या सेशन में ट्रायल है तो हम एक्विटल की एप्लीकेशन देते हैं कि ये फैक्ट्स सामने मौजूद हैं या ये जो है अब तक सामने चीज़ आ चुकी है, तो इन बेसिस के ऊपर इसको एक्विट कर दिया जाए। वो एक्विटल की एप्लीकेशन प्रैक्टिकली आपने लिख के दिखानी है। ठीक है, एक्विटल की एप्लीकेशन का रेलिवेंट सेक्शन आपने बताना है कि अगर मिनिस्ट्रियल कोर्ट के सामने आपकी प्रपोजिशन कौन सा सेक्शन अप्लाई करके CRPC का आप वो एप्लीकेशन लिखेंगे, वो लिख के दिखानी है आपने। ठीक है ना, जो आपका डिफेंस साइड है वो लेकर आएगी। और इसी तरह कोर्ट जो जजेस बनेंगे वो अपना जजमेंट भी पास करेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड जजमेंट आप इस साइड पे ही रखिए। किस साइड पे? आप खुद बनिए। अच्छा, हम बन लेंगे, चलें ठीक है। इस पर जजमेंट जो है वो हम कर लेंगे, और जो आप एप्लीकेशन लेकर आएंगे उसको हम देखेंगे, फिर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और उसके बाद हम जजमेंट पास करेंगे कि आपके आर्गूमेंट्स में कितना वजन था और किसको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, ये आज का किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आप शेयर करें। जी अली, चलें वो मीनवाइल आ जाते हैं ना, इन्होंने आपस में इकट्ठे बैठ के करना है ना। जितने आप एक सेट तो आप दे दीजिए। मैं नीचे सर वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आ रहे हैं, ज्वाइन कर लेंगे सर। प्रोसिक्यूशन सर ये 489F का मुकदमा है। ये मुकदमा नंबर है जी 308/2022, थाना मॉडल टाउन है, जिला लाहौर। तारीख व वक्त वकूआ है 2/12/2021 और तारीख व वक्त रिपोर्ट है 8/5/2022। जी हाँ जी सर, लेकिन उसके दौरान हम जो है ना कोशिश करते हैं रीपेमेंट की, तो इनके साथ हमारा जो सेटलमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। मुस्तगीस जो है इसमें अब्बास है, कंपनी का नुमाइंदा है जी, और इसमें जो है ना उसने इल्ज़ाम लगाए को रकम उधार दी थी। और जी मैं जी सर, जनाब अली SHO थाना मारूडाउन दरख्वास्त बमदार किए जाने मुकदमा बरखिलाफ XYZ मकान ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और साहिल के ज़िम्मा कंपनी हाजा के तमाम कानूनी मामलात हैं और साहिल कंपनी में इल्ज़ाम XYZ हुसैन बतौर बैंक राइडर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। ये कि इल्ज़ाम लेने कंपनी से मुबलग 4,84,000 रुपये हदार में लिए हुए थे। इसके बाद इल्ज़ाम लेने दो चेक नंबर 1 नंबरी फलां मोरखा मुबलग 2,42,000 रुपये, चेक नंबर 2 मुबलग नंबरी फलां और मोरखा रकम मुबलग 2,42,000 रुपये। जब साहिल ने अपनी कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए तो रकम कम होने की वजह से डिसऑनर हो गए। इसके बावजूद भी साहिल इल्ज़ाम ले से बार बार रब्ता करता रहा, आपके चेक से डिसऑनर हो गए हैं, आप मेरी कंपनी की रकम वापस कर दें। लेकिन साहिल ये तो लाल से काम लेता रहा और मज़कूरा वाला रकम देने से इनकारी है। लिहाजा जनाब से इस्तदा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं आपसे करना चाहूँगा। जब हम 489F को देखते हैं सर, तो उसमें एक तो उसका इंग्रेडिएंट ये है डिसऑनेस्टली इशूड अ चेक, अक्यूज अगर करता है, और उसमें दूसरा उसका पार्ट है टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन।
तो क्योंकि इसने हमसे लोन लिया था और इसने उसके इवज में हमें चेक साइन करके दिए हैं। तो हाँ जी, जो हमने प्रेजेंट किए हैं, तो ये डिसऑनर ऑन प्रेजेंटेशन डिसऑनर हो गए हैं, तो ये ऑफेंस मेड आउट होता है। जी सर। जी सर। सर रीडिंग तो गई। ये स्लिप है सर डिसऑनर की। तो जब हम चेक लेके गए हैं बैंक में, तो इनके अकाउंट में जो है इनसफिशिएंट बैलेंस था, जिससे जो है ये डिसऑनर हो गया। तो सर पहला 2/12/2022 2/11/2022 को सर हुआ। जी सर। इसी डेट पे 30/12/2022 नहीं वो तो नहीं सर, ये कॉपी एक ही थी सर, 2/11/2022 कॉपी एक ही डिसऑनर की लगी हुई है सर, एक चेक की। अच्छा जी, ठीक है जी जी, 2/11 ठीक हो गया। जी सर। जी सर, 2/11/2022 को। जी सर। तो अकॉर्डिंग टू 489 एफ पीपीसी जो हमारा जो है ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो ठीक है जी, और इसको जो है ना अकॉर्डिंग टू लॉ कमिट किया जाए अक्यूज पर्सन को। अब ये ट्रायल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, मैंने आपको काफी प्रोवाइड कर दिया पूरे केस में। ऑनरेबल कोर्ट की इजाज़त से 2-4 चीज़ें प्रोसिक्यूशन साइड से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो सर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको काफी। जी सर। अब वो ट्रायल चार्ज पे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है जी। और ट्रायल में अब आप अपना जो है वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो आपको जो भी एविडेंस है सर इसमें अब मेरे फादर भाई जो है इस चीज़ पे बहस करेंगे कि इसमें डिले इन FIR है। डिले सर हमारे फॉल्ट पे नहीं है, हमारे साथ जाती हम उसके पीछे लगे रहे कि हमारे साथ आपने ये जाती कि हमें पैसे दो, वो हमें लैतो लाल से काम लेता रहा। जब वो इनकारी हुआ तो फिर हमने कोर्ट का या स्टेशन का जो है ना दरवाजा जो है वो खटखटाया। ये इसने इस बंदे ने हमारे साथ जाती की है। और उसके बाद सर जो चेक थे उस पे इस अक्यूज के साइन थे, सिग्नेचर थे, उसने हमें कल के दिए कि ये जनाब जो है आप जाके कैश करवा लें। एक तो सर ये हमारी एविडेंस बनती है सर, इसमें हमारी एविडेंस एक तो FIR है और दूसरे नंबर पे जो इन्होंने चेक दिए हैं, और तीसरी जो है ना उसकी डिसऑनर जो स्लिप है। ये तीन जो है ना हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जी जी। जी सही सर, वो सर कैश दिया था। तो कैश के लिए अब उसका ये जो उसने हमें चेक दिया है, ये उसका एडमिशन है कि मैं लोन ले रहा हूँ, इसलिए हमें उसे चेक दिया है। सपोज अगर मेरे से कोई बंदा मुझे कहता है कि आप ये चेक साइन करके दें, ये तो सर हम दलाल जी फर्दर डॉक्यूमेंट्स हम कंपनी से रब्ता कर रहे हैं, तो जैसे ही हमें प्रोवाइड होते हैं जनाब ऑनरेबल कोर्ट को हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है ठीक है, रसीद जो है हमारे पास थी जो हमने साथ सबमिट कर दी है। ठीक है, रजिस्टर में लिखी हुई है अकाउंट बुक में लिखी हुई है। इसके ऊपर आपका सारा केस है कि आपने कोई अमल की बता नहीं मानी है, आगे पैसे वापसी का तकाजा आपका, उसके लिए टोटल आपने रिकवरी का सूट टोटल सेपरेट कोर्ट के इजाजत से आपने दलाल का आगाज किया। सर, मैं मौजूद कोर्ट के सामने पहले तो FIR के कुछ पॉइंट कहना चाहूँगा। ये इसमें है कि 4,84,000 मोबाइल उधार लिए थे, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, कोई बंदा मेंशन नहीं है जिससे लिए थे, कोई स्लिप मेंशन नहीं है, किस सूरत में लिए थे, नगद लिए थे, थ्रू कंपनी चेक लिए थे, अगर चेक के थ्रू लिए थे तो कोई चेक नंबर मेंशन नहीं है, ना वो डेट मेंशन है। पहला पॉइंट मेरा इसमें ये है। दूसरा ये है कि बंदा कंपनी में काम करता रहा, जब वो कंपनी छोड़ के चला गया फिर ये FIR कराई गई है जो बदनीति पे मबनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको आप किसी भी जॉब पे हायर करती है तो आपका कोई ना कोई चेक या कोई ना कोई चीज़ आपसे पर नोट, क्योंकि आप लाखों रुपए का लेन देन कर रहे होते हैं उस कंपनी का, तो आपसे कोई ना कोई चीज़ गारंटी लेती है। तो ये गारंटी के चेक थे, गारंटी के चेक पे FIR नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की मौजूद सुप्रीम कोर्ट की इस पर अथॉरिटी या रूलिंग है, वो मैं मौजूद कोर्ट के सामने अभी पेश कर दूँगा। उसके अलावा मेरी बरियत की दरख्वास्त है जिस पर मैं बहस करना चाहूँगा। चेक पे गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी कंपनी हायर करती है लिखा हुआ इसमें ये भी नहीं है ना, इनकी जो FIR में उसमें मेंशन नहीं है कि लेन देन किस चीज़ का था, किस लिए उन्होंने चेक हमने दिए हैं। कहीं उस पर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो हमें हमारे फादर कौंसल हमें दिखा सकते हैं, कोई भी उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो मेरी बहस का आगाज़ है इस चीज़ पे एप्लीकेशन एक्यूटल की जो मेरी एप्लीकेशन है। योर ऑनर, जनाब के पास हक़ाइक़ जानने का वाल तरीका है वो है थ्रू IO। इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए आप हक़ाइक़ का जायज़ा ले सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं। और IO ने कंपनी के ज़रिए जो रकम उसको दी गई वो साबित नहीं हुई, ये IO ने अपनी तफ्तीश में ली है और इसी बेस पे हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, लिहाजा इसको बरी किया जाए। हम थोड़ी सी बहस करेंगे। जी सर। सर अमाउंट जो है ना वो कैश में दी गई थी, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ना इतनी, जब उसने हमें एवज में चेक साइन करके दे दिए हैं तो इसका मतलब वो अमाउंट ले चुका। तो दूसरे नंबर पे मेरे भाई ने कहा जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उन्होंने जो भी रिकमेंड किया है कोर्ट को, इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। पुलिस की कोई भी प्रोसीडिंग वो जस्ट उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट पे वो बाइंडिंग नहीं होती। तो मेरी हम्बल सबमिशन है कि इनको इस केस में जो है ना इन पे कनेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिसऑनेस्टली चेक जो है इशू किया है और लोन के बदले में। सर मैं भाई की सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि भाई ने कहा कि पुलिस जज साहब जो है वो बाउंड नहीं होते तफ्तीश के, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जज साहब के पास हक़ाइक़ जानने का और तरीका ही कोई नहीं है और ज़रिए ही कोई नहीं, अगर होता तो वो ज़रूर करते हैं। सर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी हो सकती है, उसके लिए कोई भी आप कमीशन भी अपॉइंट हो सकता है, कोई इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं कोर्ट के पास, कोर्ट खुद भी इंक्वायरी कर सकती है।
सर डिफेंस के 2-3 सवालों का जवाब देना चाहूँगा। एक तो मेरे फादर भाई ने कहा कि मेंशन नहीं की या चेक नंबर ही नहीं दिया। हमने ऑलरेडी FIR में चेक नंबर जो है वो मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद सर इन्होंने कहा कि छोड़ने का कोई यानी कि वो छोड़ चुका था, अब फैक्ट्री में काम करता था या उस जहाँ पर वो वर्क करता था उसका कोई सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है छोड़ने का, या उसने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किया हो इन दी एविडेंस कि ये मैं डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूँ कि मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ इस फैक्ट्री से। और उसके बाद मेरे फादर भाई ने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया है कि जो IO है उसके अलावा भी जो है आप तफ्तीश या कोई किस चीज़ को जानने के लिए कोई कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं। जनाब दूसरा जो है लॉ अथॉरिटी पे पेश करना चाहता हूँ 2006 YLR 23 पेज नंबर, जिस 2006 YLR 23 इसमें ये है कि अगर अक्यूज हैड टू फेल पॉइंट आउट एनी मेलाफाइड और अल्टीरियर मोटिव ऑन पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन टू फॉल्सली इन्वॉल्व हिम इन द केस, जो कि डिफेंस कौंसल ने ऐसा कोई भी बात एक्सप्रेस नहीं की बिफोर द कोर्ट कि वो उनको अल्टीरियर मोटिव या मेलाफाइडली इन्वॉल्व किया गया। दूसरी एक अथॉरिटी पे पेश करना चाहता हूँ 2016 YLR 93, जिसमें लोनी जो है उसने नोइंगली चेक इशू किया है फॉर द स्पेसिफिक डेट भी मेंशन किया है चेक पे, और उसे पता था कि जितनी पेमेंट वो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने चेक इशू किया। तो ये मेरी नहीं, ऐसे ही कोई मतलब ऑन रिकॉर्ड बात नहीं है कि वो फैक्ट्री छोड़ के जी। ये पैसे गए कैसे? अभी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी का जो भी नुमाइंदा होता है वो पैसे कैसे ले सकता है? मैं अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं और मैं आपका एक एम्प्लॉय, आपको आगे मुझे लोन चाहिए, आप कहेंगे इसका एक प्रॉपर फॉर्म है। जब आप एक सैलरी अपनी कंपनी के थ्रू दे रहे हैं, बैंक के थ्रू दे रहे हैं और आप एक फॉर्म के थ्रू जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको एप्लीकेशन लोन के साथ मुझे एक लोन चाहिए और लोन के बाबत मैं आपको चेक दूंगा जी। आया ये कंपनी पॉलिसी का हिस्सा है? कंपनी पॉलिसी का हिस्सा है तो उन्होंने चेक दिया है सर, और दूसरा चेक उन्होंने जो मतलब जितनी पेमेंट उन्होंने रिसीव की है जी, जितनी पेमेंट उन्होंने जब चेक इशू जब उसको कोई भी लोन इशू करती है ना जी, मोस्टली वो इन कैश नहीं देती। आपके भाई से किसी को कैश देती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैनेजमेंट पॉलिसी हर कंपनी की बता रहे वो इदारा अपना रखे उसमें आप जी जैसे कि 5 मिनट तक हम जो है वो अकाउंट ऑफिसर कहने भी करते अकाउंट डिपार्टमेंट में आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आपने इस पॉइंट पर बोला आप वो लेकर आ जाए मैनेजमेंट पॉलिसी और ताकत कहेंगे ना इनकी पॉलिसी है, फिर तो इन राइटिंग एप्लीकेशन जाएगी, 5 मिनट अप्रूव करेंगे, डायरेक्टर से अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद पैसे थ्रू प्रोजेक्ट ये पॉइंट आपने पहले से चलिए हम आपका मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये लोन है, तो लोन के लिए कोई फॉर्म वगैरह होगा कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, तो वो फॉर्म मेरे मौजूद प्रोसिक्यूशन ने अभी पेश नहीं किया। मैं फॉर्म से दरख्वास्त करूँगा वो फॉर्म पेश करें अगर हमने कोई लोन लिया है, उस पर जिस डेट को हमें सेक्शन हुआ है लोन वो डेट हमें बताएं कि उस डेट को सेक्शन हुआ है। अगर वो फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि थ्रू कैश हुआ है तो कैश की कोई रसीद होती है, कैश मेमो होता है, हमारे वहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए, वो चीज़ उन्होंने अभी तक पेश नहीं की, जो बदनीति पे मबनी है, मुलाफाडी पे मबनी है। तो इसमें मैं मौजूद अदालत से बड़े अदब से सबमिशन करूँगा कि मेरे क्लाइंट को बाइज़्ज़त बरी किया जाए और इस केस को यहीं ख़त्म किया जाए। दूसरी बात सर, ये जिस जगह पे बैठकर पैसे दिएगा वो जगह भी मेंशन नहीं की, इमाम है चीज़ें ना ही को उस जगह को पैसे देते वक्त कोई गवाह भी नहीं इसमें शामिल किया गया।
और ना ही वो जगह मेंशन की गई और ना ही प्रोसिक्यूशन आपने ये एस्टैब्लिश करना है ड्यूरिंग ट्रायल आपने ये चेक दिए क्यों? ये मैं जैसे पहले अपनी बहस के स्टार्ट में अर्ज कर चुका हूँ कि हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है जिसमें आप कोई भी जॉब अवेल करते हैं तो कंपनी गारंटी के तौर पे आपका कुछ ना कुछ लेती है। जैसे आप पर नोट प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि कंपनी के आप लाखों रुपए का लेन देन कर रहे होते हैं, तो ये कंपनी की पॉलिसी और पॉलिसी के तहत ही कंपनी ने अवेल किए थे चेक। तो लेन देन है, बैंक में हज़ारों रुपए जमा करवाने के लिए डेली कंपनी के जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें इसीलिए कंपनी ने ये मेरे चेक अपने पास हैज गारंटी रखे थे। चेक के ऊपर गारंटी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस दिन मैंने जॉब ऑफर की थी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये चीज़ें जमा करवाई थी कंपनी में। कंपनी की पॉलिसी पढ़ें तो उसमें गारंटी चेक शामिल है। कंपनी में बाकिया छोड़ चुका हूँ, तो मैंने दरख्वास्त इस पर तरफ दी हुई है जो मैं मुअज़्ज़ज़ कोर्ट के सामने पेश करूँगा, लेकिन मुझे अभी तक मेरे चेक वापस नहीं किए गए। हमारी तरफ से ये मैंने अपना जो ऑफर लेटर है या एक्सेप्टेंस लेटर मैं मुअज़्ज़ज़ कोर्ट के सामने अभी जमा करवा देता हूँ, उस पर वही डेट है जो मैंने बताई है। सर जब मैं अर्ज करता हूँ सर, जब एक कार्रवाई वो फर्जी की जा रही है उसमें डेट्स का होना ना होना या कोई और डेट्स होना ये मैटर नहीं करता। सर मैं वही बात करूँ, वो भाई ने जो आर्गुमेंट किया कि जब सोचते हैं सारी ये है कि आप वो पॉइंट्स पे सोचें कि सर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट से बात है जिस तरह भाई ने कहा कि जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब ये दिए गया, तब तो ये फर्जी थी ना, उस पर डेट लिखना ना लिखना होना या ना होना ये मैटर नहीं करता। और एक और चीज़ मैं अदालत की इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा कि ये चेक जो थे वो ओपन थे, कंपनी ने खुद उस पर फिल किए ये सारी चीज़ें, ये और ओपन चेक थे कंपनी पॉलिसी के मुताबिक, उस पर कंपनी ने खुद अमाउंट आपके सिग्नेचर जो सिग्नेचर होते हैं जब भी चेक दिए जाते हैं उस पर सिग्नेचर होकर चेक पे करके दिए जाते हैं। अगर जी इन्होंने अगर ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने मतलब चेक जो दिए थे वो एज अ गारंटी चेक दिए थे, तो जब ये कंपनी छोड़ दिए थे तो इन्होंने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मूव नहीं गई कि कैंसिलेशन ऑफ चेक की, तो इससे ये मतलब साबित होता है कि इन्होंने कोई एज अ गारंटी चेक नहीं दिया जो मतलब ये बाद में कह सके कि हमने एज अ गारंटी चेक दिया है, और ना ही ऐसी कोई एप्लीकेशन और रिकॉर्ड है कि जो इन्होंने कैंसिलेशन ऑफ चेक एप्लीकेशन। टू सम अप सर, जी सर जो चेक पे अमाउंट लिखी हुई है वो कह रहे हैं गारंटी के तौर पर दिए 4,84,000, तो मैं पूछना चाहता हूँ गारंटी के लिए सिर्फ एक बंदे को रखना है, सिर्फ इतनी कम और रैंडम अमाउंट की रैंडम अमाउंट लिखी 5 लाख या 10 लाख, पॉलिसी के मुताबिक तो लाखों में या एक रैंडम अमाउंट नहीं होगा, तो इस पे रैंडम अमाउंट लिखी है जो कि आधार में आ सकता है। और दो डिफरेंट चेक लिए हैं ना जी, जो 282 और 282 अलग है दोनों चेक, 242, तो ये डिफरेंट टाइम पे जो है ना वो लोन लिया गया है, तो उसके एवज जो है चेक साइन करके दिए गए हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी कंपनी की तरफ से कोई अपना इसके फुल केस ऑफ कन्विक्शन बढ़ रहा है सर, तो ये हमारी कोर्ट से अमल से सबमिशन है कि जो है ना इनको कन्विक्ट किया। सर एक चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे इजाज़त से, जी आपने किसी भी केस को साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी होती है, इस केस को प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी क्योंकि न पैसे देने का टाइम साबित है, न वोचर साबित है, न चेक साबित है,
हाँ, इसमें चेक है कि कंपनी के पास है, लेकिन वो हैज़ गारंटी था, कंपनी पॉलिसी के मुताबिक था। कोई डेट मेंशन नहीं है, जिस डेट को पैसे दिए हैं, जिस बंदे के सामने दिए हैं, कैसे दिए हैं, कोई चीज़ मेंशन नहीं है, जगह मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है। तो मेरी बड़े अदब से इसमें गुजारिश है कि हमारे जो क्लाइंट है उनको बाइज्जत फ्री किया जाए और केस बहुत शुक्रिया, बहुत